कुछ अर्सा पहले मैंने ये वीडियो शेयर की थी जिसका ये थंबनेल है सामने। टाइटल था एफबीआर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें कई चीज़ों की समझ नहीं लगी, तो आप काइंडली इसको फिल करके हमें समझा दें ताकि जो भी कमी पेशी है वो निकल जाए। तो आज इस वीडियो का दूसरा मैं पार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग जिनको इसकी समझ नहीं आई तो उनको मैं ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझा दूँ, इसको मैं फिल करके समझा दूँ ताकि कोई भी ऐसा पार्ट जो मिस हुआ था पहली वीडियो में वो इस वीडियो में कवर हो जाए। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग बड़ी डिटेल में समझाऊं। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता करके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एफबीआर की वेबसाइट पे आपने आ जाना है fbr.gov.pk। यहाँ पे आके आपने आइरस पे क्लिक करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बेसिक 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका CNIC, उसका फ्रंट एंड बैक। अगर आप क्लाइंट का कर रहे हैं तो ये चीज़ें उनकी आपके पास होनी चाहिए। और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर उनके अपने नाम पे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर कोई इस तरह का मोबाइल नंबर हो जिस पे पहले कोई ऑलरेडी अकाउंट ना बना हो। तो ये 3 चीज़ें होनी आपके पास लाजमी है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आपने आ जाना है, इधर आइरस पे क्लिक करना है और आइरस में आके यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है। ये जो आप स्टार देख रहे हैं, रेड स्टार, इसका कोई भी पोर्शन आपने खाली नहीं छोड़ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार नहीं है, तो इसका मतलब है इसको हम खाली भी छोड़ देंगे तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, इस पॉइंट को माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं CNIC नंबर लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स पे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपनी मुताबिक। अगर आप मेल हैं और अपना अकाउंट बना रहे हैं या आप किसी का अकाउंट बना रहे हैं वो मेल है तो आपने मिस्टर सेलेक्ट करना है। और अगर आप किसी की वाइफ हैं और आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते, नहीं शो करना चाहते, आप अपने हस्बैंड का नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिसेस सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। तो इस केस में मैं मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, फर्स्ट नेम खालिद एंड लास्ट नेम बारी। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन का जो नाम है वो एक होता है वर्ड में, दूसरा नहीं होता। तो उसमें फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिर हम इसको यहाँ पे क्या लिखें, क्योंकि अगर हम इसको खाली छोड़ेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार है। तो यहाँ पे फिर आपने NA लिखना है, नॉट अवेलेबल, N/A, नॉट अवेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो यहाँ पे आपने अपनी सिम का नेटवर्क सेलेक्ट करना है। मोबिलिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन, वारिद, जो भी है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। अब मोबाइल नंबर लिखते हुए आप देख सकते हैं कि जैसे मिसाल में FBR ने शो करवाया हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपने मोबाइल नंबर लिखना है। अब जैसे मेरा मोबाइल नंबर 030070111300 है, तो मैं ज़ीरो से इसको शुरू नहीं करूँगा क्योंकि इसमें एग्जाम्पल से ही समझा दिया गया है कि यहाँ से आपने 0092 से मोबाइल नंबर शुरू करना है और ज़ीरो को ख़त्म करके यहाँ से 3 से आगे ऑनवर्ड लिखना है। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दूँगा। ओके, फिर इसी मोबाइल नंबर को मैं कॉपी करके सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना आता तो आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। नेक्स्ट ईमेल के पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। और सेम ऐसे ही इसको हम कॉपी करके कंफर्म में पेस्ट कर देंगे या रिपीट करके लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं
अब नीचे वो आपसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपने एड्रेस, अगर तो आपका CNIC नंबर वाला एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वही है तो आपने वो लिखना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मकसद ख़त किताबत होता है, आपको नोटिफिकेशंस आने होते हैं, कोई लेटर वगैरह आना होता है FBI की तरफ से, तो वो आपको इस एड्रेस पे मौसूल होना है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अक्सर लोग यहाँ पे अपने बिज़नेस का एड्रेस दे देते हैं, तो बिज़नेस का एड्रेस सेपरेट होता है और यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना होता है। इन केस अगर आपका बिज़नेस एड्रेस ही आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, लाइक अगर आप उसी घर में रह रहे हैं और इसी घर में आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, और जब बिज़नेस का एड्रेस लिखना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन अलग होती है। वो जब आपने बिज़नेस ऐड करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझा दूंगा कि आपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, बिज़नेस कैसे ऐड करना है, उसका एड्रेस कैसे ऐड करना है और उसको लिंक कैसे करना है। अच्छा, ये टाइप में आके आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो मोस्टली इस केस में हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्म पे कि आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बंगला में रह रहे हैं, कैबिन है, क्या है। तो अगर तो आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आप अपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट सेलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली इस केस में हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस यूज़ होती है उसमें हाउस सेलेक्ट करते हैं। मोस्टली केसेस में हाउस सेलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हाउस सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट में हमने उसको बताना है कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी मेजरमेंट कितनी है, वो कितने मरले के हैं या कनाल के हैं। तो अगर तो वो कनालों में है तो आपने कनाल सेलेक्ट करना है, अगर मरलों में है, ज़्यादातर मरले में होता है, तो यहाँ पे मरला सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसको बता दिया कि मकान कितने मरले का है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 मरले का मकान। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट नंबर में क्या लिखना है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यूनिट नंबर में हमने क्या लिखना है। यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है अपने घर का नंबर। लेट्स सपोज मेरे घर का नंबर मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर 5। ठीक है, और नीचे आ गए, यहाँ पे मैंने लिखना है स्ट्रीट कौन सी है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ स्ट्रीट नंबर 7। अब एरिया या लोकेलिटी में आपने अपना जो एरिया बनता है उसको लिखना है, लाइक आपकी कॉलोनी कौन सी है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ ईडन गार्डन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है सिटी। सिटी ऐसे डायरेक्ट आपको पता है यहाँ पे नहीं लिखा होता है, यहाँ पे भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे सिटी सिलेक्ट नहीं हो रहा तो हम कैसे यहाँ पे लिखें। तो आपने सिंपल यहाँ पे सर्च के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना सिटी लिखना है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लाहौर। लाहौर लिख के मैं इंटर करूँगा तो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के नाम मेरे सामने आ जाएंगे। अगर तो मेरा इलाका इनमें शो हो रहा है, लेट्स सपोज अगर मेरा इलाका लाहौर निश्तर टाउन है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं देखूँगा कि मेरा इलाका यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा तो मैं सिंपल यहाँ पे लाहौर पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, लाहौर सेलेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी में आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि कैपेसिटी में आपने इसको कैसे सेलेक्ट करना है। अगर तो आप ये जो रेजिडेंशियल एड्रेस हम दे रहे हैं, अगर तो इस पे हम एज आ किराएदार रह रहे हैं या हमारा क्लाइंट जिसका हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किराएदार है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। और अगर वो इस मकान का मालिक है तो हम ऑनर सेलेक्ट करेंगे। अब लेट्स सपोज मैंने किराएदार का सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे शेयर क्या लिखना है। शेयर में लोग पूछते हैं कि हमें शेयर में क्या लिखना है। शेयर में ये मतलब है कि जो किराएदार ये रह रहे हैं जिस मकान में, उसमें उसके साथ भी किसी का कोई हिस्सा है। लेट्स सपोज अगर वो 2 भाई हैं और वो दोनों मिलके उस मकान में रह रहे हैं और वो आधा आधा किराया दे रहे हैं, तो वो अपना 50% यहाँ पे लिखेगा।
अगर वो 4 पार्टनर हैं तो वो अपना जिस परसेंटेज से हिस्सा उसका बनता है वो उतना उतना शेयर यहाँ पे लिखेगा। सेम ऐसे ही एज अ ओनर, अगर वो घर का मालिक है तो उसको एज अ ओनर सेलेक्ट करेगा और उसमें उसका एज अ ओनर कितने परसेंट हिस्सा बनता है। लेट्स सपोज अगर वो 100% अकेला मालिक है तो यहाँ पे 100% लिखेगा। अगर उसके साथ एक भाई है, वो भी उसके साथ पार्टनर है, तो फिर वो अपना हिस्सा लिखेगा 50%। और अगर वो 3 पार्टनर हैं तो वो अपना हिस्सा लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर 4 हैं तो अपना हिस्सा 25% लिखेगा। तो अपने हिस्से के हिसाब से उसने, अगर वो मालिक है तो ओनर सेलेक्ट करके, अगर वो किराएदार हैं तो एज अ बेनामी, लेसी, टेनेंट, जो भी इसको बोलते हैं आप, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना शेयर लिख देगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने ये कोड लिखना है जो आपको नज़र आ रहा है। जैसे ये मैंने ये कोड लिख के आपने सबमिट के बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो 2 कोड्स पूछ रहा है, SMS कोड और ईमेल कोड। यहाँ पे ऊपर जो आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया था, इस मोबाइल नंबर पे आपको FBR की तरफ से एक कोड रिसीव होगा और ईमेल पे भी एक कोड रिसीव होगा। वो दोनों कोड्स एक ही नहीं होंगे, वो अलग-अलग होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो जो कोड आपको SMS पे आया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे जो कोड आया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SMS में। और जो ईमेल पे कोड आना है, जो आया है कोड आपके पास, ईमेल आई है FBR की तरफ से, तो वो कोड यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ईमेल कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इश्यूज बनते हैं, वो ये कि सम टाइम SMS पे कोड रिसीव नहीं होता कई लोगों को। ईमेल पे तो आ ही जाता होता है मोस्टली केसेस में। SMS पे थोड़ा सा इशू होता है, कोई नेटवर्क का इशू होता है या कोई और इशू होता है जिस वजह से SMS का कोड लेट होता है या नहीं आता। अच्छा, उसका क्या सलूशन है? तो लोग ये गलती करते हैं कि फ़ौरन रीसेंड के बटन पे क्लिक कर देते हैं कि हमें दोबारा कोड सेंड किया जाए, जो कि गलत प्रैक्टिस है। आप नीचे पढ़ सकते हैं, FBR ने बड़ी तफसील में प्रोसीजर समझाया है। इफ़ SMS नॉट रिसीव्ड विद इन 1 मिनट, टाइप MSG एंड सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू 9966, ठीक है। आपने 1 मिनट तक इंतज़ार करना है। अगर आपके पास 1 मिनट तक कोड नहीं आया तो फिर आप इस नंबर से, जो आपने दिया था, उस नंबर से आपने मैसेज में जाके टाइप करना है MSG और सेंड कर देना है 9966 पे। तो जब आप ये मैसेज सेंड करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके पास कोड आ जाएगा। जिनके पास कोड नहीं आता तो इस प्रोसीजर के थ्रू उनके पास कोड फिर आ जाता है फ़ौरन। कुछ केसेस एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं, 0.1% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोड फिर भी नहीं आता। तो फिर आपने रीसेंड पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक रीसेंड इफ़ नो मैसेज फाउंड इज़ रिसीव्ड फ्रॉम 9966। अगर आपके पास ये प्रोसीजर फॉलो करके भी कोड नहीं आता, देन आपने रीसेंड पे क्लिक करना है। लोग क्या करते हैं, कोड नहीं आया, रीसेंड पे क्लिक कर देते हैं और कोड फिर नहीं आता, फिर दोबारा जाके MSG लिख के 9966 पे सेंड करते हैं तो कोड फिर भी नहीं आता। इस तरह फिर वो इशू बन जाता है, कोड ब्लॉक हो जाता है। तो जो फिर उसको रिस्टोर होने में 24 आवर्स लगते हैं या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोड फिर यहाँ पे लिखने के बाद SMS का कोड यहाँ पे लिख दिया, ईमेल का कोड यहाँ पे लिख दिया और सबमिट का बटन प्रेस कर देना। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे एक ही मैसेज, यानी कि वो डिफरेंट नहीं होगा। पहले तो आपको कोड डिफरेंट आया था ना, अब आपको मैसेज एक ही आएगा लेकिन वो दोनों जगह पे आएगा। उसमें 3 चीज़ें लिखी होंगी, आपका ID, आपका पासवर्ड और पिन कोड। ये तीनों चीज़ें आपने सेव कर लेनी है। तो रजिस्ट्रेशन आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसको आपने यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आपने
दोबारा FBR की वेबसाइट पे आ जाना है, fbr.gov.pk। यहाँ पे आपके आइरिस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना ID नंबर लिखना है। ID मोस्ट प्रोबेबली आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही होता है। और यहाँ पे पासवर्ड जो उन्होंने आपको सेंड किया है वो यहाँ पे लिखना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी सारे मामलात आप यहीं से कर सकते हैं। पिन कोड कहाँ पे यूज़ होता है? पिन कोड जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न जब आपने सबमिट करवानी होती है तब वो आपसे आपका पिन कोड मांगता है। विदाउट पिन कोड आप अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करवा सकते। तो पिन कोड को चेंज भी कर सकते हैं इजीली, वेरी इजीली। आपने यहाँ से चेंज पिन पे क्लिक करके जो मर्ज़ी पिन आप उसको रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद आपने अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, जिसके बाद आप फाइलर होते हैं, वो मुकम्मल प्रोसीजर समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने हर चीज़ को मुकम्मल तरीके से समझाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।